जो इतिहास रचा जा रहा है जंतर मंतर में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो जज्बा दिख रहा है जंतर मंतर में, उसके बारे में बात करेंगे। जो निराशा प्रकट हो रही है केंद्र सरकार के प्रति, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस देश में परिवार अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं और बच्चे अपने भविष्य के लिए क्या चाहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देश इस स्थिति पे पहुंच गया है कि युवा आज के दिन सोचता है कि उनका भविष्य खतरे में है और जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें खोट है। कुछ ही लोग ऐसे हैं, चाहे वो राजस्थान में जो संस्थाएं चल रही हैं या महाराष्ट्र में, जिस तरीके से नीट एग्ज़ाम दिया जा रहा है और जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, लोगों के मन में वो शंका है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये बात हो रही है। और शुरुआत आपको मालूम है कि 3 मई को हुई, जब नीट का इम्तिहान हुआ, पेपर लीक हुआ, और फिर 12 मई को पेपर कैंसिल करना पड़ा। 23 लाख बच्चे उस इम्तिहान में बैठे, 23 लाख बच्चे, और कुछ 1 लाख से ज़्यादा सीटें हैं। तो 23 लाख में से अगर 21 या 22 लाख फेल हो जाएं, नीट में सफल ना रहें, तो उनका भविष्य क्या है। और एक अगर बच्चा बैठता है और वो सोचता है कि मेरा इम्तिहान तो अच्छा हुआ था, अगली बार बैठेगा, हो सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। तो इसी सोच के साथ 11-12 बच्चों ने अपना आत्महत्या कर ली। उसका जिम्मेदार कौन है? और सरकार तो सरकार होती है, चाहे वो अंग्रेज़ों की सरकार हो या हमारी अपनी सरकार हो। जब तानाशाही सरकार होती है तो ना अंग्रेज़ और ना अपनों में कोई फ़र्क दिखता है। ये बहुत ही एक गंभीर मामला है। 2014 में ये सरकार सत्ता में आई थी, ये 12 साल तो हो गए। तो 12 साल तो युवाओं के तो अच्छे दिन आए नहीं। फिर क्या हुआ? दोबारा नीट हुआ। जब दोबारा नीट हुआ तो खैर वो नीट हुआ, कुछ लोगों ने वहाँ भी उसका भी शंका किया, पर उस बात को छोड़ दें। और अब तो खैर ये भी कह रहे हैं कि जो OMR था वो भी फेक है, उसके बारे में याचिका डाली गई है, उसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में होगा क्या? जिस तरह से हिंसा का माहौल पैदा हुआ, और हिंसा किसने की ये भी आपके उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आज की स्थिति ये है कि सोनम वांगचुक जी ने अनशन शुरू किया, उनके साथ 3 और बच्चों ने अनशन शुरू किया। 23 दिन अनशन चलता रहा। 28 जून को शुरू हुआ और 18 जुलाई को फिर सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाया गया और अस्पताल ले गए। हम लोगों ने याचिका डाली, मैं खुद उसमें वकील था। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं। हमने कहा कि वांगचुक चाहता है कि वो अपने मन मर्जी के साथ अपने प्राइवेट अस्पताल में जाए, सिंगल जज माना नहीं। फिर वो अपील में गए, अपील में फिर उनको ये सुविधा मिल गई। इधर लाठीचार्ज हुआ, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, सर फटे, महिलाओं के चोटें आईं, और रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट के साथ लोगों के ऊपर चोट आई, और कईयों की तो आंख में पैलेट चले गए। इस सिचुएशन को देखते हुए आज हमारे साथ 3 ऐसे युवा लोग हैं जो वहाँ थे, और जो 3 अनशन पे बैठे थे सोनम वांगचुक के अलावा, वो आज हमारे साथ हैं। उनमें से 2 हमारे साथ हैं, और एक और युवा हमारे साथ है जिनको चोटें भी आई, जिनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ। तो सबसे पहले तो नेहा जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। नेहा बोहरा जी एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की। आप उत्तराखंड से आती हैं। आपने BA दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, फिर आपने MA BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से किया, अब आप PhD JNU से कर रही हैं।
और आप संगवारी थिएटर ग्रुप में आपका यू आर इनटू थिएटर इन अ बिग वे, एस्थेटिक्स इन अ बिग वे, स्पेशली थिएटर एंड परफॉर्मेंस, और आप थिएटर में भी अच्छा परफॉर्म करती हैं और असलियत में भी आपने जो दिखाया है उसका जज्बा सारा देश देख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने का। अमीन बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। अमितोज साहब जो हैं वो भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, एंड यू आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, और आप स्टूडेंट विंग विच इज़ लिंक्ड विद द पॉलिटिकल पार्टी। और 23 दिन आप भी अनशन पर बैठे रहे, और आप पंजाब से हैं, आपने बीए गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी से किया, खालसा कॉलेज से किया, और करंटली आप पीएचडी कर रहे हैं अर्बन स्टडीज़ पे BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, और आपने फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। और अनुष्का जी, अनुष्का घोष जी, आप 21 साल की हैं, प्रोफेशनल हैं, आपने स्कॉटलैंड से डिग्री ली, उसके बाद आप यहाँ ही साइकोलॉजी में डिग्री ली, फिर आप इवेंट्स को क्यूरेट करती हैं, और शुरुआत में तो आप मॉडल भी रही हैं, मुझे पता चला, और आप इसमें जुड़ी, आपने लाठियाँ खाई, आपको आपके सहयोगी दोस्त ने बचाया भी, ये भी मैंने सुना है। तो शुरुआत में आपसे करते हैं कि आप वहाँ बैठे, आप आंखों देखी बात, आपने क्या क्या देखा, आपके मन में क्या बीत रहा है? आपके 23 दिन तो आप अनशन में बैठे, शुरुआत कैसे हुई, आज कहाँ हैं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? शुरुआत तो शायद अनशन के दिन से नहीं हुई, शुरुआत तो हुई बहुत पहले, जब शायद धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने भी नहीं थे, लेकिन जब से वो बने भी 2021 में, उसी 2021 में जेईई के एग्ज़ाम और नीट के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट और इनफैक्ट पेपर लीक होने की भी बात आती है। और अपने पहले ही साल में वो अपने इस्तीफे की मांग को स्टूडेंट मूवमेंट के मेमोरेंडम में दर्ज करवा लेते हैं, और उनके इस्तीफे की मांग के लिए हम तब से लड़ रहे हैं। और उन्हीं के साथ साथ फिर एक लंबे समय के बाद जो और इश्यूज़ रहे हैं हमारे एजुकेशन पे स्पेसिफिकली, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते हमारा प्राइमरी कंसर्न है, तो उसमें एनटीए जैसे एजेंसीज, एक ऐसा देश जहाँ पे एज इट इज़ जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनको डिसेंट्रलाइज रूप से करवाया जाए, इसके लिए इतनी जद्दोजहद चल रही है। अनीता एक स्टूडेंट हुआ करती थी जिनके भाई आए थे, मुझे पता चला 20 के प्रोटेस्ट में, मखतूब ने कवर किया था तो मुझे कल पता चला। अच्छा। उनके भाई आए थे। अनीता अपनी जान लेने पे मजबूर हुई थी क्योंकि ये एग्जामिनेशन जिसको आज हम लोग जानते हैं नीट के नाम से, वो फोर्स किया जा रहा था तब स्टूडेंट्स के ऊपर, जब तमिलनाडु में, कर्नाटका में, बाकी जगह पे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप डिसेंट्रलाइज रूप से करिए मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो उसके लिए ऑलरेडी रेजिस्टेंस था कि एग्जामिनेशंस डिसेंट्रलाइज रूप से हों, इसके बावजूद थोपा जाता है एक सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन को, और वो भी ऐसे एक एजेंसी को दे दिया जाता है, एनटीए जैसे एजेंसी को, जो किसी भी रूप में ना ट्रांसपेरेंट है, ना अकाउंटेबल है, और उसके पास अपना भी कोई ऐसा रोबस्ट या स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क नहीं है कि वो किसी भी इस तरह के एग्जामिनेशन को करवा पाए। तो उसका इस तरीके का एक जो एजेंसी है वो रद्द हो, इसका मांग, और जो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है इन फोर्स, जो कि आज के समय में पब्लिक एजुकेशन की रीढ़ पे वार कर रही है, और उसके बरक्स एक प्राइवेट एजुकेशन का मॉडल हमारे सामने खड़े करने की कोशिश कर रही है। इन सब के खिलाफ एक लंबे समय से इस देश का स्टूडेंट मूवमेंट तो लड़ ही रहा था, और इस प्रोसेस में मेमोरेंडम्स जमा करने से लेकर के 2 साल पहले धर्मेंद्र प्रधान को डीयू में हमारे साथियों ने काला झंडा दिखाया था, वो तक, तो हम सबके ही ऊपर आई थिंक मल्टीपल चार्जशीट्स हैं, इन सब अलग अलग 2024 का भी नीट जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी, उसको लेकर के, इन सब चीज़ों में। तो ये जो लड़ाई है ये तो बहुत ही लंबी थी। तो जब सीजेपी उभरता है, और जिसको अभिजीत दीप के उसके फाउंडर कहते हैं राइट प्लेस राइट टाइम,
शायद उनसे बेहतर इसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता है कि राइट प्लेस राइट टाइम था। लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, इतने सालों के डिसअपॉइंटमेंट और एंगर को अपने सीने में दबाए हुए थे कि जब उन्हें ऐसा कोई क्रिएटिव आउटलेट मिलता है और एक तरफ हमारे जुडिशरी सिस्टम में इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं कि जिन सिटीजन्स के राइट्स को सेफगार्ड करना है उन्हें कॉकरोच की उपाधि से नवाजते हैं, और वो कॉकरोच मतलब हमारा आइडेंटिफिकेशन या यंग लोगों का आइडेंटिफिकेशन ये नहीं है कि अरे हमें कॉकरोच क्यों बोल दिया। उनका तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि सही में कॉकरोच जैसा ही तो व्यवहार करते हैं आप हमारे साथ में। तो ये सब बहुत सारे पजल के पीसेस एक साथ फिट हो जाते हैं, और ये जो एक सैटारिकल प्लेटफॉर्म होता है उसको इतना मास सपोर्ट लोगों की तरफ से आपने मिलता कभी है। सोचा था कि इतना सपोर्ट मिलेगा? नहीं, हमने सच में नहीं सोचा था, हमने किसी ने नहीं सोचा था। हम जब हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे तब भी हमने नहीं सोचा कि अच्छा हंगर स्ट्राइक को भी इतना बड़ा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन इस मूवमेंट ने आई थिंक जो हम लोगों को एक चीज़ सिखाई है कि आप जो सालों साल लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ज़रूर उनको शायद बिल्डअप होने में समय लग सकता है, लेकिन जब वो मूवमेंट्स खड़े होते हैं तो उन मूवमेंट्स को ज्वाइन करने वाले लोग, उनमें लड़ने वाले लोगों की जो ताकत होती है फिर वो ही आपको कैरी फॉरवर्ड कराती है उन मूवमेंट्स को। चलिए एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, फिर आपके पास आऊँगा अमीन जी। चलिए धर्मेंद्र प्रधान ने समझ लीजिए इस्तीफा दे दिया, फिर क्या होगा? इशू धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं है। बिल्कुल इशू तो है ना कि आपकी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसका सारा ढांचा है उसको बदलना होगा। तो फिर आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे? हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सब लोग हमसे पूछते हैं कि एक व्यक्ति विशेष से क्या होगा, मतलब हर शाख पे उल्लू बैठा है, कोई और धर्मेंद्र प्रधान आ कोई जाएगा, और धर्मेंद्र प्रधान फिर आ उसका जाएगा इस्तीफा मांगोगे और फिर उनका इस्तीफा। तो फिर कैसे इससे होगा? पहले भी इस्तीफा मांगा जा रहे थे जो शिक्षा मंत्री थे, वो तो संलिप्त थे इंस्टीट्यूशनल मर्डर के लिए, रोहित वेमुला के लिए, तो ये प्रोसेस भी लंबा है। तो ये सही बात है कि एक इंडिविजुअल का इस्तीफा आप मांग रहे हैं, इंडिविजुअल से क्या होता है। Correct. तो वही बात है कि ये, और इनफैक्ट आज के रजीम के किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा मांगना सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का इस्तीफा मांगना नहीं है। एक ऐसी सरकार जिसमें राजनाथ सिंह कह सकते हैं कि ये यूपीए की नहीं, ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पे इस्तीफे देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम नहीं देते हैं इस्तीफे, क्योंकि वो समझते हैं कि वो परमानेंट है, उनका डीएम है, उनका परमानेंट है। आपको लगता है कि आप कुर्सी लेकर के आए थे, आपको इनहेरिटेंस में मिली है कुर्सी, क्यों नहीं आप देंगे इस्तीफा? आप जो हर साल हर समय पे आप हमारे पास आते हैं, जाति धर्म तमाम तरीके के भाषा के रिश्ते हमसे जोड़ करके हमसे वोटों की भीख मांगते हैं, वो रिश्ता जब आप जोड़ने की कोशिश करते हैं उस कुर्सी पे बैठने के लिए, तो एक लोकतांत्रिक ढांचे के तहत आते हैं ना हमारे पास में। वही लोकतांत्रिक ढांचे के तहत भी आपको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सरकार में हैं। तो ये किसी व्यक्ति विशेष के इस्तीफे के बारे में नहीं है। अच्छा। ये सरकार के एरोगेंस के बारे में है। अच्छा। कि आप एक ऐसी व्यवस्था को पहली बात तो चला नहीं सकते हैं जो कि लगातार फेल करती है इस देश के आम जनता को। कोई भी कैबिनेट का पोर्टफोलियो भाजपा के नेताओं की, आरएसएस के नेताओं की चाटुकारिता करने के लिए अवार्ड नहीं हो सकता है ना। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप हरियाणा का, बंगाल का चुनाव जिता देंगे तो आपको शिक्षा मंत्री का पोर्टफोलियो मिल जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल एंड इट्स नॉट एक्सेप्टेबल मोर ओवर। तो आप अगर शिक्षा मंत्री हैं तो यू हैव टू परफॉर्म एंड यू हैव टू वर्क फॉर द जिता तो इलेक्शन कमीशन रहा, ये थोड़ी ना जिता। हाँ, ये भी सही बात है। नहीं, बहुत सारे हाथ लग रहे हैं इस जीत में, इलेक्शन कमीशन, अब उसका इस्तीफा मांगा जाएगा, जुडिशरी, ईसीआई, सबका लग रहा है। उसका इस्तीफा भी मांगा जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं इनफैक्ट सर, आज कल से हमसे कोई पूछ रहे हैं कि आप चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट में आप इतना सारा बात बोल रहे हैं, तो हाउ डू यू वांट दिस प्रोटेस्ट, कि कैसे लोग याद रखें आगे जाके। तो हम तो बोल रहे हैं कि इस प्रोटेस्ट को ऐसे याद रखा जाए कि ये वो प्रोटेस्ट थे जिनसे शुरुआत हुई थी इस्तीफों की छड़ी लगने की। तो हम तो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से वो शुरुआत हो और उसके बाद लाइन में इतने लोग खड़े हुए हैं आज के सरकार में जिन्होंने एक से बढ़कर एक इस देश के आम जनता के अधिकारों को छीना है, संविधान को छलनी किया। तो अमीन बेटा, ये शुरुआत है आपके हिसाब से? नेहा जी ठीक कर रही हैं?
ये तो मतलब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरफ मूवमेंट जा रही है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हर एक दिन जब वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, हर एक दिन वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। और हर एक दिन जैसे जब वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, ये भी महसूस होता है कि लोग जग रहे हैं। और जो हम कहते थे कि क्या भारत में डेमोक्रेसी है, क्या ये सच में डेमोक्रेसी है, उसकी जड़ें और पक्की होती जा रही हैं। मुझे जब लोग आते हैं प्रोटेस्ट साइट पर, हमसे बातें करते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स में, ग्रुप्स में बैठ के डिबेट्स या डिस्कशन होती हैं। जब मैं हंगर स्ट्राइक पे भी था, तब भी जब मुझे वॉशरूम ले जाया जाता, मैं ये चीज़ नोटिस करता था कि रात के 2-3 बजे तक लोग बातें कर रहे हैं। तो वो एक नर्चरिंग ऑफ डेमोक्रेसी भी देख रहा हूँ मैं, कि ये मूवमेंट के बहुत सारे हासिल अभी हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। और प्रधान जी का इस्तीफा तो इनएविटेबल है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से इनएविटेबल है, बट ये फिर चलिए मान भी लिया, जैसे मैंने नेहा जी से पूछा, मान भी लिया कि इस्तीफा हो भी जाता है, फिर आगे क्या करेंगे आप? आपने देखिए, आपने पहली बार अनशन किया अपनी ज़िंदगी में, पहली बार किया, और 23 दिन किया। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। हाँ, और आज भी आप कमज़ोर हैं, नॉर्मल फूड खा नहीं सकते। नेहा जी, आप भी नहीं नॉर्मल फूड खा सकती हैं, खिचड़ी खाते हैं, लिक्विड डाइट लेते हैं, आपको वक्त लगेगा, आप स्वीट ले नहीं सकते, उससे शुगर बढ़ जाता है। तो आपने कभी सोचा नहीं था कि इस अनशन से पहले कि यार क्या होगा मेरा? नहीं, जब हमें ये फैसला ले लिया गया, क्योंकि हमें लगा कि हर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, हर एक पीसफुल तरीका, मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं। और ये भी था कि ना तो सरकार उस तरीके से सुन रही है, और लोगों में भी एक थकान आ रही है कि इसके बाद आगे क्या होगा। तो जब सोनम वांगचुक जी इस मोड ऑफ प्रोटेस्ट में गए, हंगर स्ट्राइक में गए, तो हमने भी ये कहा कि अगर वो जाएंगे तो हम एज स्टूडेंट्स, एज यूथ ऑफ द कंट्री, हमें भी इसमें अपना पैर आगे धरना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मुझे लगता है कोई पहला अध्याय होगा उस एक लंबी किताब का, जहाँ पर इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जो गणतंत्र है, वो जीतेगा। अभी से ऐसी वीडियोस आने लगी हैं कि स्कूल के बच्चे स्कूल बंद कर दिए हैं बहुत सारी स्टेट्स में, और ये कहें कि हमारे पास ये फलानी क्लास में स्कूल टीचर नहीं है, या फिर उस स्कूल टीचर को इतने सारे वर्कलोड दे दिया गया है, वो हमें पढ़ा नहीं पा रहा है। तो जब इस तरीके की मुझे लगता है अवेकनिंग है, तो ये पहला चैप्टर है, और इसके आगे बहुत सारे चैप्टर भी लिखे जाने हैं। क्योंकि नेहा जी ने एक बात बड़ी अच्छी की कि भाई ये सारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले स्टालिन साहब ने एक एडिटोरियल लिखा हिंदू में, और ये डीएम की तो मांग कई सालों से है कि ये नीट एग्जामिनेशन एक सेंट्रल एग्जामिनेशन है, कुछ ही बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हमारे राज्य हैं वहाँ कई लोकल बोर्ड्स हैं, वो लोकल बोर्ड्स के बच्चे ये सीबीएसई के स्टूडेंट्स के साथ compete कर नहीं पाते। तो अगर सीबीएस का सिस्टम नीट एग्ज़ाम के आधार पे वो दिया जाएगा तो निश्चित रूप से वो बेचारे पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ें सरकार को सोचने चाहिए। अगर नहीं भी सोचा तो बातचीत तो करनी चाहिए ना, तो इस बारे में कोई बात नहीं करता, तो इसीलिए ये एक माहौल पैदा हुआ है। आप अनुष्का जी, आप तो खैर अनशन पे नहीं थी, आप वहाँ थी, आपने लाठियाँ खाई, आप इस अनशन को किस नज़रिए से देखती हैं और आपके मन में क्या है? मुझे लगता है युवा ने युवा को सिखाया है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्हें इसके बारे में नहीं पता था, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में, नीट पेपर लीक्स के बारे में। बहुत जनता है जिन्हें इनके डिटेल्स के बारे में नहीं पता था। क्यों हर रोज़ और लोग इससे जुड़ जाते हैं? बिकॉज ये ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता है कि अकाउंटेबिलिटी किसी भी चीज़ में नहीं रही है। हम बच्चे हैं, हमारे जनरेशन को, मोस्ट ऑफ अस आई थिंक, हमने ये इलेक्शन में पार्ट नहीं लिया होगा, हमने ये पार्टी नहीं इलेक्ट की होगी। हमें इस कंप्लेसेंसी की आदत सी पड़ने लग गई थी कि अकाउंटेबिलिटी तो नहीं ली जाती है, आवाज़ तो नहीं है। पहली बार युवा को एक आवाज़ मिली और जितने लोग जुड़ सकते थे उतने लोग जुड़ते रहे, इसलिए हर रोज़ और लोग वहाँ पे पहुँचे जाते हैं। एक महीने से हर रोज़ और लोग वहाँ होते हैं। 20 तारीख को हमने लाठी खाई, 21 तारीख को और लोग वहाँ पहुँचे। आज जंतर मंतर भरा हुआ है।
तो आप समझते हैं कि जो युवा हैं उनको एक मौका मिला है और उनको ये भी समझ आई है कि वाकई में ये देश के सामने ये असली मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि पहली बार हमें समझ आई है कि हम ये अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं और बैठे रह सकते हैं जब तक ये अकाउंटेबिलिटी हमें दी ना जाए। तो आप प्रतिबद्ध हैं, ये करेंगे आप? हाँ, आप रहेंगे वहाँ? एक साथ चलेंगे यहाँ से। चलिए बताइए, आप 20 तारीख को आते हैं, 18 तारीख का वाक्य उसके बारे में आते हैं कि किस तरह से ये लोग आए और आपको मालूम है कि याचिका डाली गई हाई कोर्ट में, वहाँ सॉलिसिटर जनरल साहब भी आए, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, हर एक इंसान की ज़िंदगी है, बड़ी कीमती है, उसको बचाने की बड़ी ज़रूरत है, और इसी संदर्भ में उन्होंने वो ऑर्डर पास कर दिया। उसी को लेकर पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि पुलिस आके किसी को उठा ले। हाँ, तो जब वो 18 तारीख को वो हादसा हुआ, आप दोनों अनशन पे थे, आप बताइए हमें आंखों देखी कि हुआ क्या? हम लोग एक्चुअली जितना सुबह सुबह वो लोग आए, हम लोग तो सब सो रहे थे और मैं तो सो ही रही थी, अमीन शायद जगे हुए थे और आपने ही मुझे उठाया, आपने मनीष ने, हाँ, मैं सोई हुई थी, मनीष और आमीन जगे 3 लोग अनशन पे थे, अपार्ट फ्रॉम नहीं, हम तीनों, आप 3 प्लस सोनम, हाँ, 4 लोग टोटल। हाँ, हमाद भी एक और स्टूडेंट थे, अच्छा। वो भी थे, उनको बहुत दर्द, एक्चुअली किडनी में उन्हें क्लॉट्स हो गए हैं, ब्लड क्लॉट्स, Oh God। तो वो उनको ऑन एंड ऑफ होना पड़ रहा था, लेकिन वो भी आखिरी दिन तक थे। अच्छा। तो हम सोए हुए थे 3 लोग अनशन भूख हड़ताल पे जो लोग थे, और हमारे साथ जो रात में साथी रुकते थे वो सोए हुए थे। अब पता नहीं ऐसा कैसे हुआ कि मैं सोई रह गई, ये लोग जगे थे, बट मेरी सुबह उस दिन ऐसे ही हुई कि मुझे ऐसे पैर हिलाया मेरा कि उठिए कॉमरेड उठिए, तो मैंने देखा और जैसे ही मैंने आँख खोली तो एक पहले तो प्लेन क्लोथ्स का एक बहुत बड़ा जत्था अंदर गया, मुझे लगा कि वो वॉलंटियर्स हैं, आम जनता है अंदर जा रही है, लेकिन बहुत फोर्सफुली वो अंदर जा रहे थे। और उसके बाद RAF और पुलिस पर्सनल का एक जत्था अंदर बार्जिन कर रहा था। अंदर कहाँ? स्टेज वाला जो एरिया था, जो एक तरह से बैरिकेडेड रहता था, अच्छा। वहाँ वो बार्जिन कर रहे हैं, एंड विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, नॉट इवन मिनट्स, अच्छा। विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, हमको समझ भी नहीं आया, वाइट शीट्स ऐसे ऊपर उठ गई और वो 2-3 सेकंड में स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने चली गई और वो गायब हो गई। और ये होने के 1-2 मिनट बाद पुलिस का एक और जत्था RAF का, जिसमें महिलाएं रहती हैं सबसे आगे, महिला पुलिस पर्सनल, वो हमारा जो कैंप साइट था वो रस्सियों से चारों तरफ से ऐसे बैरिकेडेड था, क्योंकि आखिरी के दिनों में बहुत ज़्यादा हमको मतलब इम्यूनिटी हमारा कॉम्प्रोमाइज़ था, तो एक डिस्टेंस हमको बोला गया था रखने के लिए इन्फेक्शन वगैरह के लिए, तो वो बैरिकेडेड था रस्सी से। पुलिस उस रस्सी को तोड़ते हुए अंदर घुसने की कोशिश करती है और हमारे साथ, क्योंकि तब तक ये सबको पता चल गया था कि वो सोनम वांगचुक को ले गए हैं, तो सब जग चुके थे। और क्योंकि हम लोग थोड़ा नीचे बगल में सोते थे और हमारे आसपास बाकी प्रोटेस्टर्स वहीं सोते थे सब लोग ही, तो हमारे पास पहुंचना भी आसान था उनके लिए। जैसे ही पुलिस आई, सब लोग जग करके उन्होंने आसपास घेरा बना लिया और ये सब ये कह रहे थे, एक दूसरे को भी कह रहे हैं, खुद को कह रहे हैं, कैमरा को कह रहे हैं कि सोनम जी को उठा लिया, इनको नहीं उठाने देंगे, इनको नहीं उठाने देंगे। एंड दे मेक अ ह्यूमन चेन। किसने कहा? सब कह रहे थे एक दूसरे को, जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स थे। मतलब ऑफ कोर्स हमारे संगठन के तो लोग थे ही जो वहाँ पे थे, लेकिन वो लोग जो रोज हमें, अब इतनी मजेदार बात है, प्रोटेस्ट साइट्स ऐसी ही होती हैं, आप सोचते हैं कि यही तो समाज है, खराब ही होता है, बेहतर समाज कहाँ पॉसिबल है। प्रोटेस्ट साइट्स आपको सिखाती हैं। हम चल नहीं पा रहे होते थे और अगर हमारे कोई साथी पीछे छूट गए, जब हमें वॉशरूम लेके जाना है, खुद से खड़े हो जाते थे लोग कि आप हमारा हाथ पकड़िए, हम छोड़ के आएंगे वॉशरूम। खुद वॉशरूम अंदर जाके चेक करके आते थे, पानी डाल देते थे अगर साफ नहीं होता था। इंसानियत हिंदुस्तान में आज भी कायम है। आज भी कायम है। प्रोटेस्ट साइट आपको सरकार में इंसानियत कायम नहीं, लेकिन लोगों में इंसानियत। अब वो प्रोटेस्टर्स को पाकिस्तानी बताते रहेंगे तो कैसे सीख पाएंगे लोगों से कि इंसानियत होती क्या है। तो वही लोग जो हमें हर रोज मदद करते थे, आते जाते पानी पूछते थे, तबीयत पूछते थे, वही लोग आए, अपने बॉडी से उन्होंने हमें डिफेंड किया कि नहीं ले जाने देंगे आपको। और वो वहां पे बैठे रहे, अगले 1 घंटे तक वो नहीं गए। पुलिस चली गई आधे पौने घंटे बाद, पर वो नहीं गए कि पता नहीं वापस आ सकते हैं। और उस दिन के बाद से 3 दिन तक हम एक आंख खोल के तो सोते ही थे और बाकी सब साथी भी सोते थे वहां पे, लेकिन
लोग भी आ जाते थे सोने के लिए कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, हम हैं। तो वो पूछते थे, अगर हम 1-2 बजे तक बात कर रहे होते थे आपस में, आप सो क्यों नहीं रहे, आप लोग थक नहीं जाएंगे, सुबह उठना होगा, फिर हल्ला हो जाएगा स्टेज से, सो नहीं पाएंगे। तो हम बोलते थे हम सोएंगे तो उठा ले जाएंगे। तो कहते थे ऐसे थोड़ी उठाने देंगे आपको, आप सोइए, हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। दे वुड से ऑल ऑफ दैट। एंड इफ आमीन आप बताओ। हमारी तो गुड मॉर्निंग उस दिन बहुत ही ऐसे हुई कि ऐसे लगा कि शायद कोई आपकी वाकई में गुड मॉर्निंग हुई, आपको उठा के नहीं लेके गए। क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि शायद कोई मिसक्रिएंट आ गया है, लोगों ने कहा है पुलिस से बाकियों से कि उसको धर लिया जाए। मैं एकदम, हम उठते हैं तो थोड़ा एंग्जाइटी भी होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप यू मेक सेंस ऑफ थिंग्स के यू नो वेयर यू आर, पहले तो यही आप डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ पर हैं। और फिर मुझे लगा कि शायद कोई मिसक्रिएंट आ गया है जिसको स्टेज में जाने से रोका जा रहा है, क्योंकि ये आरपीएफ जिनकी नीली वर्दी रहती है, पुलिस से सब रोक रहे थे। बाद में मुझे किसी की आवाज़ सुनी कि सोनम सर को ले गए, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर उनको लेकर गए हैं तो वो हमारे लिए आएंगे ही आएंगे। और उस वक्त हमारे बहुत सारे कॉमरेड्स जिन्होंने मतलब दे लिटरली पुट देयर बॉडीज ऑन द फ्रंट। आर्यन थे हमारे साथ साथी, भानु थे शायद उस दिन हमारे साथ, उन्होंने बिल्कुल ह्यूमन चेन बनाई। और जब ही वो वहाँ से उन्होंने ऑपरेशन ख़त्म किया पूरा अपना, जो पंजाबी में कहें चादर चुक जो पूरा ऑपरेशन था, और फिर हमारी तरफ आए तो लोगों ने बिल्कुल हमें घेर लिया और कह रहे थे कि नहीं नहीं, नेहा दीदी को नहीं हम उठने देंगे, आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे रहिए, जान दे देंगे और ये सब चीज़ें। और उन्होंने एकदम ह्यूमन चेन बना ली। और मैं, मनीष, नेहा, मतलब मेरा थोड़ा एकदम एंग्जाइटी हुआ तो थोड़ा पैल्पिटेशन होने लगे, तो मैंने मनीष का हाथ पकड़ा के मतलब ये ठीक है सब, आप ठीक हैं। और तभी लोग ना केवल हमें ह्यूमन चेन बना रहे थे, वो पंखा भी कर रहे थे कि आपको गर्मी ना लगे। उस ह्यूमन चेन के बीच में, और वो पूरा बेड था, उसके आसपास लोग आके खड़े हो गए थे। और उस वक्त में मुझे लगता है पुलिस को, आरपीएफ को रियलाइज हो गया कि उनको तो हमने उठा लिया चकमा देकर, इनको नहीं उठाया जाएगा। और उसके बाद फिर लोग आते हैं, नारे लगाते हैं और उनको एक तरीके से पुश बैक करते हैं। और तब मुझे मतलब वो हल्का सा वो मंजर याद आया था जब किसान आंदोलन के वक्त जब राकेश टिकैत रो पड़े थे, और उसके बाद जब लोग वापस आए थे ट्रैक्टरों पे कि नहीं हम इस मूवमेंट को जिंदा रखेंगे। मुझे थोड़ा सा वैसा नॉस्टैल्जिया हुआ, क्योंकि तब मैं भी टीकरी पे था। और तब भी हमने एकदम अपनी सांस थाम ली थी कि अब क्या होगा, क्या ये मूवमेंट को क्रश किया जाएगा। तो मेरे लिए वो हल्का सा वो एक डेजा वू हो गया कि अच्छा शायद वही हो रहा है कि लोग खुद आ गए हैं अपने एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट को डिफेंड करने के लिए। अच्छा, आप चलिए, ये तो यू डिडंट एक्सपीरियंस ऑल दिस, बट ये बताओ आप पे लाठीचार्ज हुआ, किस तारीख हुआ? 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या स्थिति थी, कैसे हुआ? और क्योंकि आपने मुझे बताया था पहले कि किस तरह से लोगों को पुश किया गया, ज़रा आप हमारे दर्शकों को तो बताइए। 20 तारीख को मैं 7 बजे के आसपास पहुंची थी। संडे रात को मैं वहाँ रात तक थी। संडे रात को भी हमसे सोया नहीं जा रहा था, क्योंकि हम बार बार चेक कर रहे थे कि हर 2 घंटों बैरिकेड लग रहे थे जहाँ पे आप लोग बैठे हुए थे। 4 बजे के आसपास एक अपडेट आया था कि आप लोगों को अंदर बैरिकेड कर दिया गया है। तो हम सब जल्दी से उठे, हम पहुँचे 7 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचे। जो प्रोटेस्टर्स रात को वहाँ थे उन्हें बैरिकेड अंदर कर दिया था। उसके सामने बहुत सारी पुलिस फोर्स थी और हम सब वहाँ खड़े थे। संसद का रास्ता ब्लॉक था, किसी को कोई कंटेंशन नहीं थी उससे। हम वहीं पे खड़े थे। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, हज़ार लोग और आते रहे। इस तरफ से, एक तरफ से टीयर गैस कैनन्स थी और ब्लॉक था, दूसरे तरफ से बैरियर्स थी और फोर्स थी। इस तरफ जंतर मंतर के बैरिकेड के अंदर आप लोग थे और इस तरफ जनता थी। तो एक ही राउट है खुला हुआ। सुबह वहाँ पहुँचते वक्त ही, जब हम 7 बजे वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं से भी आओ, किसी भी मेट्रो स्टेशन से आओ जो बंद ना हो। 16 मेट्रो स्टेशन बंद थे उस दिन। 16 मेट्रो स्टेशन 20 तारीख को हाँ थोड़े कम बंद थे। अच्छा। कैब से भी आओ, कैसे भी आओ, आप ऑटो लेके आओ, आपको घुमाने के लिए हर जगह बैरिकेड लगे थे। तो आप किसी भी ओर से आओ, आपको रोकेंगे और बोलेंगे अच्छा आपको जंतर मंतर जाना है, उधर से जाओ। तो हम ऐसे गोल 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 घूम रहे थे। और अब ये गोल गोल घूमने से पॉकेट्स बन जाती है। अच्छा। लोग एक साथ नहीं आ पाते हैं। हमें तब रास्ता मिल गया था, हम आ गए थे जंतर मंतर के सामने। 3 घंटे हम आराम से खड़े रहे,
किसी ने कुछ नहीं बोला। पुलिस हमें बोल रही थी रास्ते से उतर जाओ, तो हम एक दूसरे को हर बार जब वो ऐसे आते थे हम एक दूसरे को फुटपाथ के ऊपर खींच के उठाते थे कि किसी को लग ना जाए और स्टैम्पीड ना हो जाए गलती से। उसके बाद बहुत सारे लोग हो गए थे, तो अगर आप निकलने की कोशिश भी कर रहे हो, आपके पास उतना कंट्रोल या ऑटोनॉमी नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो बैरिकेड्स की वजह से। तो हम सब चलने लग गए, पार्लियामेंट का रास्ता इस साइड से ब्लॉक्ड है, सब लोग चल रहे हैं। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ कि बहुत सारी छोटी छोटी पॉकेट्स बन गई जहाँ पे बहुत सारे लोग थे। जिस जगह मैं पहुँची थी उधर ऐसे हुआ कि जहाँ हम खड़े थे एक बैरिकेड था, सारी पुलिस थी, उसके सामने प्रोटेस्टर्स जो थे कुछ 200-300, हम वहाँ थे और पुलिस हमें कह रही थी बैठ जाओ। तो प्रोटेस्टर्स खुद 4 सबको बिठा रहे हैं, पुलिस की हेल्प कर रहे हैं कि कोई चीखेगा नहीं। नारा चल रहा था पीसफुल प्रोटेस्ट, उस वक्त पीसफुल प्रोटेस्ट। हम सब ज़मीन पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्टर्स खुद पुलिस की हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे को चुप करा रहे हैं, फुटपाथ से हटा रहे हैं। हमारे पीछे 200 मीटर का जगह होगा और फिर बैरिकेड था जिसके पीछे 1000 लोग थे। अच्छा, एग्जैक्ट नंबर ऑब्वियसली मेरे को दिख नहीं रहा था, बट 1000 लोग लग रहे थे। फिर पुलिस हमें धीरे धीरे पीछे करने लग गई उन 1000 लोगों की तरफ। उन 1000 लोगों के तरफ, बट बैरिकेड था उन 1000 लोगों के सामने। Correct. मैंने तब घूम के अपने दोस्त को बोला भी कि सुबह से जो हो रहा है वही हो रहा है, क्योंकि ये पैटर्न हम नोटिस करने लग गए थे। क्या करते हैं वो, आपको बॉक्स इन करते हैं बेसिकली, एक तरफ से आपको पीछे करते रहते हैं। इधर बैरिकेड के पीछे ही लोग हैं, फिर इधर जाने के बाद जब बैरिकेड आपको उठा देते हैं। हाँ, पहले आपको क्रश कर, हमें पीछे किया, फिर एकदम से एकदम अंदर कर दिया। तो एक रेलिंग था, गेट रेलिंग था, मैं रेलिंग के एकदम पास थी और मेरे आसपास 100-200 लोग थे। हट से वो सारा प्रेशर ऐसे में हम पे आया तो हमारा रिब रेलिंग के ऊपर था, तो ऐसे कस गया, तो सांस नहीं आ रही थी, हाथ भी नहीं हिल रहे थे। फ़ोन रिकॉर्ड कैसे, मुझे इतना अफसोस है कि मैंने ये रिकॉर्ड नहीं किया, बट फ़ोन पहुंचने का रास्ता नहीं था। उस गेट के पार 4 पुलिस अफसर थे। मैंने उनसे पूछा सर एक बात बता दो कि एक रास्ता खोल दो, बुजुर्ग है, 2-3 बच्चे हैं, कोई भी एक रास्ता खोल दो कि जिन जिन को पीसफुली यहाँ से निकलना है वो निकल पाए, है ना। राइट साइड से एक रूट दे दो, जा सकता है, लेफ्ट साइड पे बहुत सारे लोग हैं, लेफ्ट से दे दो, कहीं खोलो। उनने हंस के मुझे स्मर्क करके मुझे बोला कि अब तो तुम लोग यहीं पे रहोगे। जितने टाइम में मैंने ये प्रोसेस किया, 15 सेकंड, मुझे समझ आ गया कि अब टीयर गैस आने वाला है। 15 सेकंड जब तक मैंने ये सोचा और मास्क के ओर पहुंचने की कोशिश की, बैग खोला, टीयर गैस कैनन 6, हम पे 6 टीयर गैस कैनन शूट किए गए। जब तक आप ये प्रोसेस कर सकते हो कि टीयर गैस कैनन फेंके गए हैं और आँख थोड़ा सा खोल सकते हो, वो लोग बैरिकेड हटा देते हैं। तो सब चीख रहे हैं स्टैम्पीड मत करो, स्टैम्पीड मत करो, मत भागो, सबके आंखों में लग रही है, लोग खुल गए हैं, फिर भी हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैम्पीड ना हो। पर बिफोर यू ओपन योर आइज वो आपको लाठी से मारने लग जाते हैं, काफ़ी बेरहमी से। फिर स्टैम्पीड कॉज नहीं होगा तो क्या ही होगा। तो स्टैम्पीड हुई। स्टैम्पीड हुई, बच्चे गिर रहे हैं, बुजुर्ग गिर रहे हैं, लोग उन एक दूसरे के ऊपर से चल के जा रहे हैं, लोग एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त के साथ थी और वो एक बुजुर्ग औरत को उठा रहा था, बच्चे को उठा रहा था। जब वो उठा रहा है उसके पीठ पे पड़े जा रही है, फिर उसने लेफ्ट साइड पे मेरे को ज़मीन पे पड़े हुए देखा, मेरे को लाठी पड़ी थी, मैं ज़मीन पे थी, लात पड़ रही थी, काफ़ी प्रोफैनिटी यूज़ हो रही थी भाषा में पुलिस के। उसने मुझे देखा और वो आया और वो मुझे उठा तो नहीं पा रहा था क्योंकि इतने तेज़ी से लोग जा रहे थे, तो उसने अपने आप को मेरे ऊपर ऐसे कर दिया और उसके शरीर पे इसके 8-9 निशान हैं, पूरे पीठ पे नील है। जितने टाइम में हम सबको उठा के जा रहे हैं, और आप ये भी याद रखिए कि लोग जो भाग रहे हैं उन्हें तब भी पड़ रही है। आप इधर से निकल गए, उधर जाके एक और राउंड 2 भी हो रहा है, हम फेज 1 फेज 2। हाँ, तो हम वहाँ से निकल रहे हैं, उधर भी पड़े जा रही है। तो बहुत ही हंगामा सा हो गया था, खून दिख रहा था लोगों को भागते हुए। मेरी जो दोस्त शुरुआत में मेरे साथ खड़ी थी, उसने किसी का सर फटते हुए भी देखा था। तो सुबह से एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही थी, जब ये सब हो रहा था, एक
नैरेटिव मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे भागना है, मेरे को लग रही है, और दूसरा नैरेटिव चल रहा था कि क्यों पूरे सुबह से मैंने एक चीज़ नहीं देखी। एक बार मैं पूरे वहाँ घूम रही हूँ, मैं 7 बजे से वहाँ हूँ, ये टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस दिन, बट 1-2 बजे 2 बजे 3 बजे कुछ ऐसे हुआ होगा। मैं खुद को सोचने की कोशिश कर रही थी मैं कि एक बार भी मैंने एक प्रोटेस्टर को भी किसी को खुद से जाते हुए, मारते हुए, कुछ भी करते हुए नहीं देखा। पीसफुल चल रहा था पीसफुल सब। चल रहा था, बिल्कुल। पूरा वायलेंस इनिशिएट इस प्रोटेस्ट में हमारे तरफ से नहीं हुआ था। अगर कोई कुछ कर भी रहा था, बाकी सब कुछ उससे उन्हें पीछे कर रहे थे। अगर किसी को गुस्सा आ भी गया एक खा के, बाकी सब उसको पीछे कर देते थे। वायलेंस से भी जवाब वायलेंस नहीं था शुरुआत में, और इसका बहुत सारा प्रूफ तो है ही पूरे इंटरनेट पे। जब हम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब भी हम देख रहे थे, जब लट पड़ रहे थे फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा था। सुबह से पूरा वायलेंस का इस नैरेटिव में इंट्रोड्यूस हमारी तरफ से नहीं हुआ था। और वो कह रहे हैं कि भाई पथराव हुआ। वही तो, पत्थर आए कहाँ से? और जो भी वीडियो आप दिखा रहे हो हमें कि ये देखो पुलिस को मार रहा है, वो सब 1-2 बजे के बाद क्यों है? हम तो 7 आपको बजे सुबह से से वीडियो दिखा रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप 7 बजे से लेकर 1 बजे तक सब शांतिपूर्ण हाँ, बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल। और उसके बाद किसी ने पथराव किया, किसने किया ये नहीं कोई जानता। नेहा जी आप बताइए, आपको कुछ जानकारी होगी इसके बारे में? नहीं, हमारे लोगों ने देखा कि क्या हुआ, वो कैसे हुआ। जनपद के वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे एक वहाँ पे खंबा जैसा गड़ा हुआ था, तो वो वर्दी में, पता नहीं किसने पहनी होगी वर्दी, तो वो व्यक्ति थे, उस खंबे को तोड़ा जाता है और वहाँ पे जो सीमेंट के टुकड़े उसमें से निकलते हैं, वो वर्दी वाला इंसान वो एक टुकड़ा उठाता है, अपने बगल में वर्दी वाले को दूसरा तीसरा देता है और वो मारना शुरू करते हैं। तो वर्दी में कौन लोग थे और वो उनको ऑर्डर, कुछ लोग वर्दी में नहीं भी थे ना? कुछ लोग वर्दी में नहीं थे, बिल्कुल। और वो लोग फिर भी, कुछ लोग वर्दी में थे पर नेम टैग में नहीं जी हाँ, जी थे। हाँ। कुछ लोग वो तो सिविल कहते क्लोथ्स थे कि में नेम टैग साहब हम इस भगदौड़ में गिर जाता है तो हम नहीं चाहते कि लोगों के पैरों के नीचे नेम टैग आए, इसलिए हम अपने जेब में डाल देते हैं, इसमें हम लगाते नहीं से हैं। नेम ये टैग तो उनकी नहीं था। एक्सप्लेनेशन है ना। सुबह से नेम टैग नहीं था, सुबह तो भागी दौड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, सुबह से किसी के पास नेम टैग नहीं था। There are also video evidences of this. There is a video evidence of this कि एक पुलिस वाला ऐसे खड़ा हुआ है और उसके पीछे दूसरा पुलिस वाला उसको छह के कह रहा है, वो पीछे मुड़ रहा है, उसने ये अपना नेम टैग हटाया और फिर वो सामने देखता है। तो there is evidence of this also. तो देखो, आपको क्योंकि आपको तो जानकारी होगी किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, क्यों हुआ। और दूसरी बात आप बताइए, वो जो ट्रक जिसमें पत्थर आए थे, वो उसकी कोई जांच हुई? आपको मालूम है उसके बारे में कुछ? या जो एक वैन वहाँ खड़ी थी जिसके विंडोज तोड़े गए, जिसके, हाँ, उसके बारे में कुछ मालूम है आपको? बिल्कुल, ये बात तो हम पूछना चाहेंगे कि वो व्यक्ति जो केरला भवन है, जो उसके जस्ट पीछे वैन खड़ी है जिसमें सोनम वांगचुक की पार्टनर गीतांजलि हैं, आफरीन है, अभिजीत हैं, हमारे साथी अंजलि, दानिश हैं, ओइशी हैं साथी हमारी, वो सब उस वैन में ऊपर हैं, कभी नीचे हैं, कभी आसपास हैं। उस वैन को पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी तरीके से घेर लेना, उस वैन के ऊपर चढ़ करके उस वैन के विंडशील्ड के ऊपर लाठी बरसा के उसको तोड़ना, ये किसने किया? अगर इस पे भी अगर दिल्ली पुलिस थोड़ा सफाई दे सके, दिल्ली पुलिस अगर इस पे सफाई दे सके कि अगर आप प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स सिर्फ करना चाह रहे थे तो सर पे लाठी मारने की क्या ज़रूरत है? आप डिस्पर्स कर रहे हैं, सर पे सबको मालूम है कि एक बहुत वाइटल ऑर्गन है और इससे इट इज़ फेटल, यहाँ पे कोई भी वुंड कैन बी फेटल। आप बताइए ये कैसे हुआ? मैं आपको फैमिली मेंबर्स का कांटेक्ट दे सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कौन से अस्पताल में भर्ती हैं वो 3 लोग जिनके पेलेट इंजरीज हैं, जिनमें एक इंसान का एक आँख का पूरा रोशनी चला गया है कंप्लीटली, दूसरा इंसान का ऑपरेशन हुआ है वो भी नहीं देख पाएंगे, तीसरी एक फीमेल है जिनके कान में लगा है और वो सुन नहीं पाएंगे अब कभी। आप बताइए, पेलेट गन्स का इस्तेमाल जो आपने किया है
वो वो तो कौन जम्मू सा कश्मीर में पुलिस? होता था वैसे। बिल्कुल। आपने यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली में cannot place the heart of the capital, the heart of this country and the heart of this country, आपने वहाँ पे pellet guns इस्तेमाल किया। तो आप ये भी बताइए कि आपके जो अलग अलग पुलिस की वर्दी में लोग हैं वो पुलिस बेटन्स महिला प्रोटेस्टर्स के प्राइवेट पार्ट्स में इंसर्ट करने की कोशिश करते हुए क्यों दिख रहे हैं? ये भी थोड़ा जवाब दें, क्योंकि आपका ये नैरेटिव कि हम तो डिस्पर्स कर रहे थे क्राउड, ये प्लस एवरीथिंग दैट इज ऑन रिकॉर्ड, ऑन वीडियोज, ऑन टेस्टिमनीज ऑफ रियल पीपल, दे आर कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी टू वन अनदर। आउटलुक के एक जर्नलिस्ट में मुझे पता चला उनको पैलेट आया है, उन्होंने तो एमएलसी का पूरा रिपोर्ट जारी किया, मुझे पता चला। तो इज द आउटलुक जर्नलिस्ट लाइंग? इज द सीटी स्कैन्स ऑफ दोज 3 पीपल्स जिनका आईसाइट चला गया है, हियरिंग लॉस हुआ है, इज दैट अ लाई? इज द इंजरी ऑफ पीपल जिनके सर फट गए हैं, इज दैट अ लाई? मतलब ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन देयर बी सो मेनी कुक्ड अप नंबर्स? एक अस्पताल में आसानी से 500 से 600 700 लोग कैसे कुक्ड अप हो सकता है एक अस्पताल में? एंड देयर आर सेवरल हॉस्पिटल्स, RML, LHMC, एम्स, सफदरजंग, सेवरल हॉस्पिटल्स वेयर यू हियर सिमिलर स्टोरीज। हमारा एक टीम गया था, RML दानिश जो हमारे साथ भूख हड़ताल पे बैठी थी, शुरुआत में हम 6 लोग बैठे थे, दानिश वाज वन ऑफ देम। She along with a team, we went to different hospitals. She met these families. We have met the families of the people who've been injured by pellet guns. We have met students जिनका सर फोड़ा है आपने। कौन झूठ बोल रहा है? आप बताइए कौन झूठ बोल रहा है? आप बताइए कि सेंट्रल दिल्ली में जहाँ पे आम जनता पहुँच नहीं पा रही है, आपने कन्फाइन किया हुआ है उनको सेंट्रल दिल्ली के अलग अलग कोनों में, उनको उन्हीं सेक्शंस में पीटने के लिए। उस सेंट्रल दिल्ली में जहाँ पे कोई नहीं है, उस सेंट्रल दिल्ली के बीच में ट्रक कैसे पहुंच जाती है पत्थरों से भरी हुई विदाउट द पुलिस इंटरवीनिंग इन दिस? आप पूरी जनता को घुमाए जा रहे हैं सेंट्रल दिल्ली, और सेंट्रल दिल्ली पे लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हमें अपने दोस्त नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि कॉल नहीं हो पा रहा है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं जा पा रहा है, लेकिन ट्रक पहुंचा दी है प्रोटेस्टर्स ने, आम जनता ने पत्थरों से भरी ट्रक पहुंचा दी है सेंट्रल दिल्ली में, और दिल्ली पुलिस को पता नहीं चला है। आपको तो अपनी, अगर ऐसा हुआ है तो आपको किसी और काम में बिजी होंगे, उनको शायद पता नहीं चला होगा। तो फिर तो आप अपनी नाकामयाबी के लिए माफी मांगिए, आप तो इस्तीफा दे दीजिए अगर आपको पता ही नहीं चल पा रहा है इतनी बड़ी ट्रक घुस जा रही है पत्थरों वाली। तो अगर इफ ईदर यू आर कंप्लिसिट in bringing that truck inside, if you are not complicit then you are highly incapable, in both the cases you are unfit to be on duty, it's as simple as that। तो पथराव आपके हिसाब से षड्यंत्र था वो भी एक, क्योंकि प्रोटेस्टर तो किसी के हाथ में कुछ था नहीं। हाँ, तो ये पथराव कर कौन रहा था फिर आपके हिसाब से? शुरू से लेकर अंत तक मुझे नहीं लगता है कि कैमरा के वेपन के अलावा किसी के पास कोई और भी डंडा तक नहीं है लोगों के पास। मुझे मालूम है। हम लोग का जो टेंट जिस चीज पे टिका हुआ था वो भी हम लोग सोचे थे लाइट मटेरियल रखो, अगर इससे पकड़ के मारेंगे तो बहुत लगेगी करके। वी वर ऑल्सो डूइंग दिस, एंड दिस इज ऑल्सो वन थिंग। नो, आप कह रहे हैं लोगों को कि संसद मत जाइए, आप लोगों को कह रहे हैं, आई गॉट टू नो दिस, कि इंडिया गेट के आसपास लोग मार खा के इतना थक गए थे कि लॉन पे बैठे हुए हैं कि बहुत मार खा लिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए, वहां पे गाड़ी चला दी ताकि कोई लॉन पे ना बैठ सके। और वहां से लोगों को कह रहे हैं आप जाइए जंतर मंतर जाइए, वहां पे जाएं कहाँ? सब तो मेट्रो स्टेशन बंद थे, सब बंद है। लेकिन अगर आप कह भी रहे हैं चलिए कि जंतर मंतर जाएं, हम बैठे थे ना जंतर मंतर पे, बिकॉज वी कुडंट जॉइन द मार्च, बिकॉज हम लोग ने हंगर स्ट्राइक उसी वक्त तोड़ा था। हमारे साथ 3 डॉक्टर्स थे जो जितने भी इंजर्ड लोग घायल होके आ रहे थे उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे थे वहां पे। आप सबको कह रहे हैं जंतर मंतर जाइए, पार्लियामेंट मत जाइए, जंतर मंतर जाइए। जनता जंतर मंतर आ रही है 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास। आप जंतर मंतर पे शेलिंग क्यों करते हैं, लाठीचार्ज क्यों करते हैं? आप स्टैम्पीड का सिचुएशन जैसा बताया अनुष्का ने, ये फोर्स किया गया है, स्टैम्पीड हैज बीन फोर्स्ड, कि आप लोगों को इस कदर खदेड़िए, लिटरली लाइक कैटल खदेड़िए, कि वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी ना देखें, उनके पास वो चॉइस ही ना रहे कि वो किसी भी चीज़ को परसीव कर पाएँ, अपने सराउंडिंग्स को देख पाएँ कि क्या चल रहा है। और उसी पूरे प्रोसेस में जहाँ पे हम बैठे थे हमारे टेंट पे, जहाँ पे हम हंगर स्ट्राइकर्स बैठे थे, पीछे एक दीवार है। लोग स्टैम्पीड, टीयर गैस शेलिंग से और लाठीचार्ज से बचने के लिए
उस वॉल को क्लाइम करते हैं, वो वॉल गिर जाती है हमारे ऊपर अलोंग विद द रेलिंग। वॉल कैसे गिर गई? आप ये सोचिए ना कि वॉल कैसे गिर गई। आप ये पूछिए कि जेडीयू वाला जो ऑफिस का दरवाजा है वो टूट कैसे गया। ऐसे तो नहीं टूट जाता है, वो इसलिए टूटा क्योंकि आपकी फोर्सेस ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। आपने पहले एक साइड का ब्लॉक कर दिया और दूसरे साइड से एक साइड से ब्लॉक कर दिया, उस साइड पे पूरा अपना फोर्स खड़ा कर दिया। दूसरे साइड के गेट से आपने किसी को आने से अंदर अलाउ नहीं किया और अपना फोर्स घुसाते रहे। और वहां पे जितने भी लोग थे आपने टीयर गैस शेल्स छोड़ा और फिर लाठी चार्ज किया। व्हाई डिड यू डू दैट? अमीन जी ये बताइए, मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ। एक डॉक्टर किसी मरीज को देख रहा है, उसको चोट आई है, तो मैं समझता हूँ कि जिन को भी चोट आई है और जो डॉक्टर देख रहे हैं, मैं बाहर के देशों की बात कर रहा हूँ, अपने देश की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर को आकर बताना चाहिए कि किन किन लोगों को क्या क्या चोट आई। ये ट्रांसपेरेंसी होती है ना, हमको पता होना चाहिए। अब अगर आप आज अस्पताल में जाओ तो कोई आपको फ़ोटो नहीं लेने देगा, कोई आपको एमएलसी नहीं देगा, कोई आपको डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं देगा। हाँ, आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, ताकि ये चीज़ छुपी रहे, जनता से छुपी रहे, देश से छुपी रहे, ताकि बाद में पुलिस एक नैरेटिव बना सके कि इनको तो चोट आई नहीं और डॉक्टर की रिपोर्ट डॉक्टर हो जाए कि ये तो छोटा सा चोट था, इसमें तो कुछ था भी नहीं, ये बढ़ा चढ़ा के बात बोल रहे हैं। तो ये व्यवस्था भी बदलनी चाहिए कि डॉक्टर की एक जिम्मेदारी है। अब ये कहते हैं कि 118 पुलिसमैन को चोट आई, वो कौन से 118 पुलिसमैन थे? क्या चोट आई उनको? उनको भी डॉक्टर के पास ले जाया गया, उनकी भी बात डॉक्टर के द्वारा जनता के पास पहुंचनी चाहिए। अगर ये आप गुप्त रखोगे तो निश्चित रूप से सारी इन्वेस्टिगेशन आप कंट्रोल करोगे। इन्वेस्टिगेशन कंट्रोल करोगे तो सच्चाई कभी सामने आएगी ही नहीं। तो आप ये बात मेरी मानते हो? बिल्कुल। और उसके बाद भी जब पुलिस ब्रुटैलिटी की बात सीजीआई तक भी पहुंची तो उन्होंने भी वीडियोस देखने से इनकार कर दिया कि आप कोर्ट का टाइम वेस्ट मत कीजिए। हमें लगा था कि पुलिस ने आई थिंक सोनम वांगचुक को भी जब सफदरजंग रखा गया था वहाँ पर भी बहुत पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई, और उसके बाद जब लोग इंजर हुए इस पुलिस ब्रुटैलिटी में अलग अलग हॉस्पिटल्स गए, वहाँ पर बहुत खतरनाक पुलिस डिप्लॉयमेंट है। और अब हम जब सोचते हैं कि जब ये इंस्टीट्यूशंस जब ये फेल कर रही हैं, हमें जिनका काम हमें प्रोटेक्ट करना था, वो अब जाके शायद हम जुडिशरी से गुहार लगाएंगे तो कम से कम कोई एसआईटी, कोई इन्वेस्टिगेशन इसमें बैठेगी कि वहाँ पे हुआ क्या है। तो उनका भी जो रिस्पांस था, वो एसआईटी तो इनके हाथ होती है ना, कई एसआईटी हिंदुस्तान में बैठ चुकी हैं। जी, मगर मतलब वो फिर भी एक खाना पूर्ति, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आ जाता है। लेकिन उसके बाद जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत का ये कहना कि हमें मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है कि बोर मत करो हमें इन वीडियोस के साथ। नहीं, मेरा ख्याल उनका जो मतलब, जो मैं समझता हूँ मतलब था कि भाई कोर्ट इसके बारे में कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आपने मुझे वीडियो दिखा भी दोगे तो निश्चित रूप से कोर्ट क्या कर सकती है। अगर आपको किसी को चोट लगी है और वहाँ वीडियो दिख रहा है तो आप जाके एफआईआर करिए, एफआईआर करके उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। मैं उनके रवैये की बात कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि वो ये बात सोच रहे हो कि हमारा ये जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट ही वाज सेइंग। लेकिन वही बात फिर आपने हाई कोर्ट के सामने रखी और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन जो ज़्यादा गंभीर बात यह है कि अगर सब चीज़ें गुप्त रखेंगे, किसी को बताएंगे नहीं कि असलियत में किस किस्म की चोट आई, डॉक्टर को वो हक नहीं देंगे जनता को बताने के लिए। और इसीलिए मैंने उस दिन जब कहा था कि हो सकता है कि आपके खिलाफ केस लग जाए, कोई यूएपीए का केस लग जाए, ये लग जाए, वो लग जाए। और अभी इसके बारे में अभी आपसे मैं पूछूंगा। अभी मैं कुछ ही अभी पता चला है कि एक एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी गई है कि किसी के ऊपर भी एनएसए कि उसको गिरफ्तार किया जाए। नाउ पुलिस कहती है कि ये तो होना ही है, तो हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर एनएसए की नोटिफिकेशन एक वक्त तक होती है और उसके बाद उसका कंटिन्यूएशन होता है। चलिए मान भी लिया बात। फिर
कनॉट प्लेस के प्रति एक नोटिफिकेशन ये जारी की गई कि 6:30 बजे सारी दुकानें बंद रहेंगी, और अगर बंद नहीं करेंगे और अगर कोई संपत्ति का नुकसान होगा तो उसके जिम्मेदार खुद शॉपकीपर होंगे। ठीक है ना? इसका मतलब कि जब सैटरडे संडे के वक्त वो समझते हैं कि इतनी तादाद में लोग आएंगे कि सिचुएशन है वो बिगड़ जाएगी, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस ये है कि लोगों को गिरफ्तार करके NSA में बंद किया जाएगा। तो इससे सुधार कैसे होगा? ये आखिरी सवाल है आपसे। नहीं, आई थिंक दिस इज ऑल्सो, जैसे हम ही बोल रहे हैं कि 20 को जो उन्होंने हिंसा की वो दम तोड़ देने वाली उन्होंने हिंसा की, वो चाहते थे कि आंदोलन दम तोड़े। NSA is also another weapon in their belt in that regard, कि दम तोड़ दे जिससे ये मूवमेंट। अब 20 वाली वायलेंस के बाद बहुत उनके लिए अनफॉर्चुनेट रहा कि ये मूवमेंट दम तोड़ना तो दूर, उनके सामने पैरों पे खड़ा होकर उनकी आंख में आंख डाल के बोल रहा है कि और मार लो लाठी, अब क्या करोगे, सर तो फोड़ ही दिया है तुमने हमारा। आई थिंक हम लोग NSA को उनका ये enthusiasm suddenly towards NSA, and of course it has a तो political कितने लोगों को context. NSA के भेजेंगे अंदर? अब भरी हुई है हमारी जैसे जेलें आपने तो। कहा ना कि आप नहीं रहेंगे तो कोई और बैठ जाएगा, उसको NSA में डालेंगे तो कोई और बैठ जाएगा, हाँ, तो फिर इसका नतीजा तो सही नहीं होगा ना। वही बात है। अब ये तो सोचने वाली बात है कि आप अपनी जेलों को यंग लोग, यंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर्स को NSA में बंद तो रखा करके हुआ है रखना ना, चाहते हैं, UAPA क्या में करें? रखा हुआ है ना कई लोगों को। एग्जैक्टली सर। तो अगर ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चल सकता ना। क्या ख्याल है आपका? 20 तारीख के बाद जब हमें बोला जा रहा था और सुनने में आ रहा था कि पुलिस अफसर को भी चोट लगे हैं और प्रोटेस्टर्स ने खुद जाके अनप्रोवोक्ड पुलिस ऑफिसर्स को मारा है, मेजॉरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू यही थी कि ठीक है, अगर आपके पास असली एविडेंस है कि एकदम अनप्रोवोक्ड वायलेंस इंट्रोड्यूस होने से पहले आपके पास एविडेंस है कि कोई प्रोटेस्टर जाके किसी कॉप को मार रहा है, वायलेंस इंट्रोड्यूस कर रहा है, प्लीज फील फ्री टू प्रोसिक्यूट देम, बट जस्ट पे अस द सेम courtesy of doing the same with all the police officers who did that with the protesters. उसके लिए तो है ना? सैंक्शन चाहिए ना, उसके लिए तो सैंक्शन चाहिए और उसके कानून लिए के नेम टैग अंतर्गत। चाहिए प्रोटेस्ट पुलिस वो तो कैसे ऑफिसर्स सैंक्शन तो कोई नहीं देगा ना। आइडेंटिफाई करने के लिए। मगर इसमें एक चीज जो हुई है कि जो पुलिस स्टेट थी, जो कि पहले लगता था कि सिर्फ एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए रिजर्व्ड है, जो उसकी ब्रुटैलिटी थी, जो हम घर बैठ के देखते थे, वो बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है। जिनको ये सवाल था कि नहीं यार सब ठीक चल रहा है, कि डेमोक्रेसी बच जाएगी या डेमोक्रेसी को इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है, उनके सामने जो वल्गैरिटी ऑफ द स्टेट है, जो उसकी पूरी ब्रुटैलिटी है, जो उसकी बेरहमी है, वो खुल के सामने आई है। लेकिन ये भी है कि जो इंसान जितना क्रूर होता है उतना डरपोक भी होता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इनकी क्रूरता भी खत्म होगी और जो इनका डर है आखिरकार वो एक्सपोज हुआ है लोगों के सामने, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि रोहित वेमुला के लिए या जामिया के स्टूडेंट्स के लिए लोग इतना मतलब त्राही कर रहे थे कि उनके साथ गलत हुआ है, ये आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। आपका बच्चा भी एक दिन घर आ सकता है और उसके आंख में पैलेट इंजरी हो सकती है, और हो सकता है वो पूरी तरह ब्लाइंडेड हो। तो इस चीज़ ने मतलब जो हमारी लड़ाइयाँ अलग अलग मतलब टापुओं पे रह के लड़ी जा रही थी, वो इंटीग्रेट भी हुई हैं। तो जो ये रिजीम का पूरा एक पुलिस स्टेट था, वो भी बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है, विच गिव्स अस इवन मोर होप, और उसी के बाद ये मूवमेंट और बड़ा हुआ। हम तो यही चाहेंगे कि आपकी जो हौसला बुलंद रहे और इसी तरह से पीसफुल तरीके से अहिंसा को लेकर आप आगे बढ़ें, और आप अपना सेहत का ख्याल रखें, और आप अगली बार लाठी मत खाना। हाँ, कोशिश जारी है। और हम चाहते हैं कि देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि व्यवस्था का सुधार हो, देश में अकाउंटेबिलिटी आए, देश में ट्रांसपेरेंसी आए, अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आए, ये हिंदू मुस्लिम के आधार पे, और इलेक्शन कमीशन को साथ लेकर वोट काट के और वोट बढ़ा के लोकतंत्र बहाल कभी नहीं होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।